हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास में लेबर मार्केट की डीपीपी की शुरुआत कर रहे हैं, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और दोस्तों, ये जो डीपीपी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमने एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखे हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। यदि आपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया मेरे साथ में, तो आप मान लीजिए कि आप इस टॉपिक के लिए पूरे पूरे तैयार हैं और आप किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप भले ही एकेडमिक का एग्जाम दे रहे हो या एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो, आप किसी भी फील्ड का इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे रहे हो, अगर उसके सिलेबस में लेबर मार्केट है यानी नियो क्लासिकल सिंथेसिस वाला लेबर मार्केट है, तो आप डेफिनेटली उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैं आपको उन्हीं क्वेश्चन को तैयार कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लेबर मार्केट टॉपिक है, इसका सारा डिस्कशन मैं कर चुका हूं। इसमें मैंने आपसे वेज सेटिंग रिलेशन, प्राइस सेटिंग रिलेशन, एग्रीगेट सप्लाई की डेरिवेशन, एग्रीगेट डिमांड के रिलेशन की डेरिवेशन, एडी एस का इंटरसेक्शन, फिजिकल पॉलिसी इंपैक्ट और मॉनेटरी पॉलिसी इंपैक्ट, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूं। यदि आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आप पहले उनको देखिए, क्योंकि उनको देखोगे, टॉपिक को समझोगे, तभी डीपीपी आपको समझ में आएंगी। अगर आप पहले डीपीपी देखने से लग जाओगे, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो आपने नोट्स तो बनाए होंगे, तो फिर कृपया उन नोट्स को रिवाइज करो, ध्यान से देखो जितनी भी चीजें वहां पे डिस्कस की गई हैं। और अगर आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं, आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि हम डेली यूट्यूब पे अपलोड करते हैं वीडियोस और ये कुछ दिन पहले मैंने अपलोड करी हैं, तो इन सारी वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, जिससे कि आपको आसानी होगी और आप अपनी तैयारी कर लेंगे। देखिए, मेरा उद्देश्य बस इतना सा है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही अच्छी नॉलेज देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट, जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, वो भले ही किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, वो इकोनॉमिक्स में बहुत ही बड़ी पोस्ट हासिल करें। वो भले ही आपके एकेडमिक्स हो या एंट्रेंस हो या सिविल सर्विसेज हो। मैंने ऐसा देखा है कि अधिकतर लोग सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में होना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में होना चाहते हैं अधिकतर लोग, और उन्हीं के लिए वो जिंदगी में आगे फोकस करते हैं। इकोनॉमिक्स को बहुत ही कम लोग बहुत ही दूर तक के लिए सोचते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और याद रखिएगा, कामयाब होने के लिए आपका अच्छा होना जरूरी है, सब्जेक्ट कोई भी हो। अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट देखा जाएगा। तो मेरा उद्देश्य बस इतना सा है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज देना चाहता हूं, और उसके रिटर्न में हम बस यही चाहते हैं आपसे कि आप मन लगा के पढ़ाई करिए और जी जान लगा दीजिए अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे स्कोर करने के लिए, जिसमें गाइस हम चाहते हैं कि आप अपना, अपने माँ बाप का, अपनी सोसाइटी का, सब लोगों का नाम रोशन करें और सब लोग यही कहें कि आपने बहुत मेहनत करी है और आपको आपकी मेहनत का फल मिला है। देखिए, आप सिर्फ मेहनती रहिए, मेहनती बने रहिए, मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करते रहिए, एक दिन कामयाबी आपके पास जरूर आ जाएगी। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा डीपीपी, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया है। देखिएगा, डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर्स में मैं टॉपिक वाइज, जैसे कि आपको बताया है कि मैं टॉपिक वाइज कवर करता रहूंगा। जैसे आज मैं लेबर मार्केट का करवा रहा हूं, इसके बाद में 2-3 सेशंस में मैं ये लेबर मार्केट का डीपीपी खत्म कर दूंगा। उसके बाद में मैं एक अगला दूसरा टॉपिक शुरू करूंगा, फिर उसकी मैं डीपीपी खत्म करूंगा। ऐसे करके मैं टॉपिक वाइज डीपीपी डिस्कस करता रहूंगा आप लोगों से। तो इन डीपीपी के अंदर आपके दोनों ही तरह के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, थ्योरी वाले भी होंगे, न्यूमेरिकल वाले भी होंगे। देखिए, थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे नोट्स में मैं कवर करवा चुका हूँ। लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, इसीलिए ही मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। और बहुत एक महत्वपूर्ण घोषणा, इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि हमारी जो डीपीपी है आपकी हमारी प्यारी वेबसाइट famiconclasses.com पे अपलोड कर दी जाएंगी। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी उस पर काम चल रहा है। अभी हमारी जो साथी हैं, मैं और मेरे साथी उस पर काम कर रहे हैं।
जब भी वो पूरी हो जाएगी वेबसाइट, हम उस पर ये कंटेंट अपलोड करना शुरू कर देंगे और आपको बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। तो कॉपी खोल लीजिए, कॉपी पेन, और बढ़िया बढ़िया तरीके से नोट करिएगा जितनी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसे शॉर्ट में लिखूंगा। देखिए कहते हैं वेज सेटिंग रिलेशन, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने W इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस इंटू 1 माइनस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, ये हमें वेज सेटिंग दे रखा है, जिसमें कंफर्म है कि एक्सपेक्टेड प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप है और अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि इसके आगे क्या सा साइन है, माइनस का, इसके ऊपर उसका इनवर्स रिलेशनशिप है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वो कुछ इस प्रकार लिखा था, W इज इक्वल टू PE इंटू एफ कॉमा यू जेड, एफ ब्रैकेट यू कॉमा जेड, जिसमें से ये कंफर्म था कि जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, कैचुअल वेरिएबल जो कि जेड होता है उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। और अब जरा देख लो, अभी इन्होंने फंक्शन ही लिखा है, यानी इन्होंने यहाँ पे फंक्शन ही लिख दिया u कॉमा जेड का, दैट इज 1 माइनस का u, और z यहाँ पे है नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? तो देखिए कि z के जो u है, u के आगे साइन क्या है, माइनस का, इसका मतलब ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी तरीके से आपको गिवन होगा, लेकिन वो हमेशा माइनस साइन के तरीके से गिवन होगा। चलिए ये हमारी एक बात हो गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको मान लिया। साथ ही उन्होंने हमें बताया है कि जो फर्म है, फर्म बेसिकली चार्ज अ मार्कअप, द फर्म चार्ज अ मार्कअप। देखिए इसके बारे में भी मैंने बताया था कि जब भी आप प्राइस सेटिंग रिलेशन की बात करते हो तो आप कहते हो प्राइस इज इक्वल टू W इंटू 1 प्लस का म्यू। यहाँ पे जो 1 प्लस म्यू है, यहाँ पे जो म्यू है उसे मार्कअप कहते हैं। मार्कअप एक एडिशनल कॉस्ट होती है जो कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर चार्ज की जाती है, और उसका प्राइस सेट करते हुए, किसी भी कमोडिटी का प्राइस सेट करते हुए ये मार्कअप को लेकर आते हैं। मार्कअप को आप गुडविल अमाउंट कह सकते हो, एक्स्ट्रा अमाउंट कह सकते हो, किसी भी प्रकार से आप मान लो, ये एक थोड़ा सा नॉर्मल वेजेस से ज्यादा प्राइस होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने जो मार्कअप दे रखा है वो दे रखा है 10%। अब इन्होंने 10% दे दिया। अब अगर मैं यहाँ से प्राइस सेटिंग रिलेशन बनाता हूं, प्राइस सेटिंग रिलेशन जो कि मैंने आपको वहां पे समझाया है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया कि P इज इक्वल टू W इंटू 1 प्लस का म्यू होता है। तो अब मैं देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइस W इंटू 1 प्लस का म्यू, और म्यू की जगह लिख दूंगा मैं 0.1, दैट इज 10%। तो ये कितना आ गया, 0.1, और इसको थोड़ा बहुत आपने सॉल्व कर लिया तो P इज इक्वल टू 1.1 इंटू W, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करूंगा। अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या पूछा है। सबसे पहली चीज उन्होंने हमसे पूछी है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम रियल वेज एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमसे इन्होंने एक ही चीज इंपॉर्टेंट पूछी है, कैलकुलेट द रियल वेज एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, तो ये चीज उन्होंने हमसे पूछी है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान रखा है, लेकिन हो सकता है आपको ये भी टफ लग रहा हो, लेकिन ये आसान है और ये आपके पेपर में आया हुआ है। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं बोर्ड रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं बोर्ड रफ कर देता हूँ, यहाँ पर सारा एरिया रफ कर देता हूँ मैं इधर। देखिए वेज सेटिंग रिलेशन एंड प्राइस सेटिंग रिलेशन, ये इन्होंने हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, मैं हट जाता हूँ जरा, बोर्ड रफ करने वालों प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए मैं यहां से शुरू करता हूँ सोल्यूशन। अब देखिए उन्होंने बोला कैलकुलेट द रियल वेज एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप बात करते हो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इसका मतलब एक ही बात होती है, दैट इज यू अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये इंप्लाई करेगा अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर होगा, ये इंप्लाई करेगा कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलाइज हो गई, एक्सपेक्टेशंस आर
रियलाइज, इसका मतलब होता है कि जो हमारा नॉर्मल प्राइस है वो एक्सपेक्टेड प्राइस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइस मैं सोच रहा था वो प्राइस आ चुका है, दैट इज एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस। वो कब होगा? जब आप नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे वेज सेटिंग रिलेशन को दोबारा लिखता हूं, जो कि फॉर्मूला था W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस का U। यहाँ पे आप कहते हो कि U जो है वो UN के बराबर हो जाएगा, तो P जो है वो PE के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब होगा जो आपका वेज सेटिंग रिलेशन है वो बन जाएगा W इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस का U। अब बात आपसे बोली जाती है रियल वेज की, तो ध्यान रखना रियल वेज का फॉर्मूला होता है, रियल वेज रेट का फॉर्मूला होता है W अपॉन में P, जो कि इसके हिसाब से क्या होगी 1 माइनस का U। ये हमारी हो गई अब इक्वेशन नंबर 3। समझ में आई मेरी बात आपको? रियल वेज का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस का U। अब मैं यहाँ पे वे प्राइस सेटिंग को निकालूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्राइस सेटिंग रिलेशन को निकालूंगा, जो कि मेरे सामने जो दे रखा है वो है ये P इज इक्वल्स टू ये वाला, ये वाला। अब बात आपकी आएगी प्राइस सेटिंग रिलेशन। प्राइस सेटिंग रिलेशन, तो वो हमें देखा P इज इक्वल टू W इंटू 1.1। ध्यान रखना हमें यहाँ से इक्विलिब्रियम के लिए रियल वेज निकालना होगा W अपॉन में P इज इक्वल टू, क्योंकि उन्होंने रियल वेज बोला तो यहाँ से रियल वेज कितना आ गया W अपॉन में P इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.1। कितना आ गया? W अपॉन में P इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1.1, 1 अपॉन में 1.1। समझ में आई मेरी बात आपको? W बाय P इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1.1। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को, ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मैं इक्विलिब्रियम पर ले आऊंगा। ठीक है, सॉल्व फॉर इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम अगर मैं इक्विलिब्रियम वैल्यू की बात करता हूं तो हमारी वेज सेटिंग रिलेशन जो कि 1 माइनस का U था, प्राइस सेटिंग रिलेशन जो कि 1 अपॉन में 1 पॉइंट U था, 1.1 था, मैंने थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1.1 इंटू 1 माइनस का U इज इक्वल्स टू 1। और थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये आया 1.1 माइनस का 1.1 U इज इक्वल्स टू 1, और ये इधर ले आया तो 1.1 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 1.1 U, जिससे कि मेरा यहाँ से आगे 0.1 इज इक्वल्स टू 1.1 U। पॉइंट से पॉइंट गया, दैट इज यू अनएम्प्लॉयमेंट जो कि नेचुरल है इज इक्वल टू 1/11। ध्यान रखना जहां जहां आपका अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे नेचुरल वर्ड बना दो। ठीक है, वहां पे आप इसको नेचुरल लिख दो, UN कर दो। ठीक है, UN, इसका मतलब आपकी वैल्यू नेचुरल हो गई। ठीक है, तो आपका जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसके बराबर आ गया 1/11 के। UN इज इक्वल टू 1/11, UN इज इक्वल टू 1/11। समझ में आ गई मेरी बात? साथ ही उन्होंने आपसे बोला था रियल वेज रेट, तो रियल वेज रेट में जरा समझिएगा, रियल वेज रेट हमें दो जगह दे रखा है, ये और ये, तो मैं यहां पे रख दूंगा। बात वो एक ही है UN, तो 1 माइनस का UN क्या रखा मैंने 1/11। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया मैंने, तो 11 माइनस का 1/11 तो हो गया 10/11। अगर आप इसको यहां से भी समझेंगे तो 1/1.1 भी 10/11 ही बनेगा। तो यहां से मुझे रियल वेज इधर से मिल गया। साथ ही अगर मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, जो कि आपके सब्जेक्टिव पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जरा डायग्राम देखिएगा। देखिए, ये सब बातें मैं आपको समझा चुका हूं, इसलिए मैंने बोला नोट्स को तैयार कर लीजिएगा अपने। यहाँ पे मेरा रियल वेज रेट आता है और यहाँ पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रियलाइज हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पे W/P लिख रहा हूं मैं। ये आपका वेज सेटिंग रिलेशन होता है और ये आपका प्राइस सेटिंग रिलेशन होता है। यहाँ पे ये कट करा है, ये आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये 1/11 है, और अगर मैं इस रियल वेज की बात करूँ तो ये 10/11 है। समझ में आई है मेरी बात या नहीं आई? पहले ये बतला दीजिए मुझे।
और आ गई है तो कृपया इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करो वीडियो पॉज करके, छाप लो कॉपी में। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, मैं सारा रफ कर देता हूँ इधर से, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, इंतजार करिएगा, ठीक है। और साथ साथ जितनी भी मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, कृपया सबको देखा करें, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट है इसका, वो है हमारा, कहते हैं इफ द गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट if the government introduces strict laws introduces strict laws against exercise of market power of market power by the firm by the firm how will AS curve be impacted। अब देखिएगा इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें पहले एग्रीगेट सप्लाई को डिराइव करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले से दिखा रखी है। इसके लिए बकायदा मेरी एक वीडियो है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एएस बनाता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला एएस कैसे इंपैक्टेड होगी, तो इंपैक्टेड होने से पहले एएस पता भी तो नहीं चाहिए कि एएस कैसी होगी, ठीक है। उसके बाद उसका इंपैक्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। चलो जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग इधर। तो इसका सोल्यूशन में हमें पहले एएस पता करना है, एएस रिलेशन। और एएस रिलेशन के लिए आप लोगों को सबको पता है कि मुझे डब्ल्यू एस और प्राइस मतलब पी एस का इंटरसेक्शन या फिर इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देखिएगा मैं इसको हटा के लिखता हूँ डब्ल्यू एस। देखिए डब्ल्यू एस रिलेशन किया था थोड़ी देर पहले जनरलाइज फॉर्म में, W इज इक्वल टू पीई इंटू 1 माइनस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जरा ध्यान से समझिएगा। और प्राइस सेटिंग रिलेशन किया था, दैट इज P इज इक्वल टू W इंटू 1.1, समझ में आई। अच्छा अब सुनिएगा इन्होंने क्या कहा है, मैं आपको बता देता हूं। इफ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट एक्सरसाइज ऑफ मार्केट पावर। देखिए जो मार्केट पावर होता है यही म्यू होता है, जो म्यू होता है इसे ही हम लोग मार्केट पावर कहते हैं। और ये कितना था, ये था हमारा 10%। तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि मार्केट पावर है, ठीक है, जो म्यू 10% है, उसने उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट बहुत ही खतरनाक या उसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए, बहुत ही कथित कानून बना दिए, जिसके तहत ये होगा कि जो मार्केट पावर कम होगा। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये है, जो यहां से लेकर यहां तक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि म्यू को कम किया गया है, म्यू को कम किया गया। क्या किया गया, म्यू को कम। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, मैं यहाँ पे 1 प्लस म्यू लिख देता हूं। क्यों 10% नहीं लिखेंगे, हम पहले जनरलाइज फॉर्म में इसको ड्रॉ कर लेंगे, फिर स्टेटमेंट देंगे अगर म्यू कम होता है तो एग्रीगेट सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो कि उन्होंने बोला है। हाउ विल एएस कर्व बी इंपैक्टेड, ये चीज उन्होंने बोली है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ से एएस को ड्रॉ करूंगा। तो सिंपली जो प्राइस इज इक्वल टू डब्ल्यू है, डब्ल्यू की जगह मैं पूरे को लिख दूंगा, ये आ जाएगा पीई इंटू 1 माइनस का यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का म्यू। मैंने क्या करा है, मैंने ये जो W था ना, ये W उठा के मैंने यहां रख दिया। क्या कर दिया मैंने दोस्तों, मैं W को उठा के यहां रख दिया, जिससे मेरा P इज इक्वल टू पीई इंटू 1 माइनस का U ब्रैकेट 1 प्लस का म्यू आ गया। लेकिन अभी ये एग्रीगेट सप्लाई नहीं बना, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जो रिलेशन होता है वो वाई पी प्लेन पर होता है, यानी आउटपुट होगा या एम्प्लॉयमेंट होगा और साथ साथ हमारा प्राइस होगा। अब मैं आप ये बात मैंने आपको पहले बता दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि कैसे हम चीजों को कन्वर्ट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में और एम्प्लॉयमेंट से
आउटपुट में। कैसे हम इन सब चीजों को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, समझ में आई मेरी बात? इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले देखें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोस देखी हुई है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर देखी हुई है तो नोट जो बना रखी है उनको कृपया रिवाइज करिए। जरा देखिएगा, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला होता है वो जनरली क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन में लेबर फोर्स, और ये होता है हमारा लेबर फोर्स माइनस का एम्प्लॉयमेंट, दैट इज एल बार। इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस का एन अपॉन में एल बार, 1 अपॉन में एल एन, 1 माइनस का एन अपॉन में एल बार। चलिए, ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का फंक्शन बन गया। किसका फंक्शन बन गया? अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का फंक्शन बन गया। साथ ही मुझे पता होता है कि y जो होता है वो ए एन के बराबर होता है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। जो आउटपुट है वो हमारा एम्प्लॉयमेंट पे ऐसे कनेक्ट होगा। साथ ही हम लोगों को पता है कि जो ए होता है वो 1 होता है। देखिए, या तो गिवन होगा कि ए क्या है, या फिर अगर कुछ नहीं गिवन तो हम ए को 1 मानेंगे, यानी लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो 1 है। ए जो होता है वो लेबर प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो हमारा y इज इक्वल टू एन हो गया। अब ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू एन, इसे उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू 1 माइनस का y अपॉन में एल बार बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को या नहीं? और ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं आप लोगों को। तो अब ये अनएम्प्लॉयमेंट की वैल्यू में अगर यहाँ पुट कर दूंगा तो p इज इक्वल टू पी ई ब्रैकेट 1 माइनस का u, माइनस ब्रैकेट लगेगा u की जगह मैं इसको रख दूंगा 1 माइनस का y बाय एल बार इंटू 1 प्लस का म्यू, और यहां से थोड़ा बहुत हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस, और 1 माइनस, अब देखिएगा ये आएगा 1 माइनस 1 प्लस वाई बाय एल बार, 1 से 1 कैंसिल आउट, और ये 1 प्लस का म्यू। तो P इज इक्वल टू पी ई ब्रैकेट y अपॉन में एल बार इंटू 1 प्लस का म्यू। समझ में आई मेरी बात आपको? अब जरा देखिएगा कि पहली बात तो ये जो ड्राइव हुआ है इसे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन बन गई है। किसकी इक्वेशन बनी है दोस्तों? एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन, दैट इज P इज इक्वल टू पीई इंटू वाई बाय एल बार। एल बार यहाँ पे लेबर फोर्स को कह रहे हैं, इंटू 1 प्लस का म्यू। अब अगर मैं इसको डिराइव करता हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए, जरा सुनिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सब चीजों को डिराइव करता हूं तो क्या होगा, ये इसका बनेगा डायग्राम, ये आउटपुट, ये प्राइस, ये सब बातें मैं बता चुका हूं कि प्राइस और आउटपुट में रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। मान लीजिए आपका आउटपुट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। साथ ही हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, तो प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली रेज द प्राइसेस। तो आउटपुट अगर बढ़ा तो आउटपुट के बढ़ने से डायरेक्ट प्राइस नहीं बढ़ेगा, आउटपुट के बढ़ने से पहले एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, फिर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होती है हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, बार्गेनिंग पावर बढ़ती हमारी वेज सेक्टर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, वेजेस बढ़ेंगी, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, तब जाके मार्जिनल कॉस्ट की वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे। तो आउटपुट में प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसकी वजह से हम इसको कुछ ऐसा बनाते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारा कुछ अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। वो क्योंकि डायनामिक ही इस वजह से हम इसको ऐसा बना रहे हैं। ये तो बात हो गई हमारी आधी, ठीक है। अब इनकी बात सुन लेते। उन्होंने बोला है इफ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट द एक्सरसाइज ऑफ मार्केट पावर बाय द फर्म। देखिए, जो मार्कअप होता है वो बेसिकली मार्केट पावर होती है। यहाँ जो मार्कअप होता है ना, दैट इज मार्कअप, इसे ही हम लोग मार्केट पावर कहते हैं। अब ये जितना भी होता है ये मार्केट पावर है। अब गवर्नमेंट कहती है कि मान लो 10% है तो ये कह सकते हैं फर्म की दादागिरी है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम इन पे कानून बनाएंगे जिससे कि मार्केट पावर कम हो। ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट चाहती है, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि वो रिडक्शन करे मार्केट पावर में, रिडक्शन इन मार्केट पावर, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए वो मार्कअप को कम करेंगी, देन वो मार्कअप को यहाँ पे कम करेंगी। अब सोचिएगा, अगर मार्कअप यहाँ पे कम होता है तो मार्कअप कम होने से क्या होगा, जल्दी सोच के बताइए। मार्कअप कम होने से प्राइसेस कम होंगे,
मार्कअप कम होने से प्राइसेस कम होंगे। अब देखिए मार्कअप का और प्राइसेस का कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर मार्कअप कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप रैंडमली कोई भी पॉइंट मान लो दैट इज y1 और p1, और मैंने बोला क्योंकि मार्कअप कम हुआ देन आपका प्राइस भी कम हो गया। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि मार्कअप कम हुआ, प्राइस भी कम हुआ, बट आउटपुट रिमेन सेम। अब समझिएगा, मार्कअप कम हुआ, ये भी कम हो गया, बट हमारा प्राइस रिमेन सेम। ठीक है, प्राइस आउटपुट रिमेन सेम, तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो उन्होंने बोला ना एएस कैसा होगा, एएस हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? देखो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम प्राइस में चेंज कर रहे हैं, देखो या तो प्राइस और आउटपुट में दोनों में चेंज आएगा तो यहाँ पे मूवमेंट आएगी। लेकिन उन्होंने उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि अगर हम सिर्फ म्यू को चेंज करते हैं, म्यू को कम करते हैं, तो हमारा एएस कर्व कैसे इंपैक्ट होगा। तो इनिशियल बेसिस में हमारा जैसे ही मार्कअप कम होगा वैसे प्राइस कम होगा, एंड द शॉर्ट रन द आउटपुट रिमेन सेम। इन द शॉर्ट रन द आउटपुट रिमेन सेम, जिससे कि क्या होगा, हमारा आउटपुट सेम रहेगा, तो एएस कर्व विल शिफ्ट टू दी डाउन। बट इन द आफ्टर सम टाइम, बट इन द मीडियम रन, अगर मीडियम रन में प्राइस कम होने की वजह से प्रोड्यूसर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस वो कमोडिटी जिसमें मार्केट पावर कम है, जिसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशन ज्यादा है, इसमें गवर्नमेंट के कंट्रोल ज्यादा है, तो वहां पे उन प्रोडक्ट के प्राइसेस भी क्वांटिटी भी कम होने लग जाएंगे, बट वो मीडियम रन में होगा। इट इज बेसिकली द सिचुएशन ऑफ द मीडियम रन। बट शॉर्ट रन के अंदर इनिशियल बेसिस पे आपका जो एएस है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो एएस विल शिफ्ट टू द डाउन, एएस आपका डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो आज हमने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया, एक ही क्वेश्चन कराया है। अब मैं आगे वाली क्लास में 3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आज की क्लास में हम लोग कितना रखते हैं, कृपया इसको नोट कर लीजिए, कृपया इसको अच्छे से समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।